नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारा सेकंड पेपर है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी के जीवन परिचय और उनके जीवन के महत्वपूर्ण आधार सत्य और अहिंसा के ऊपर हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों को देखेंगे। सत्याग्रह संबंधी जो उनके विचार हैं वो केवल उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत ही नहीं किए, वरन उनको व्यवहारिक जीवन में कई बार लागू करके भी उन्होंने दिखाया, जिसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में की थी। दक्षिणी अफ्रीका में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके एक उत्पीड़नकारी एक्ट जो था उसके खिलाफ वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया था, और जिसमें सबसे पहले उन्होंने सफलतापूर्वक जिसका संचालन किया था और उन्हें सफलता भी मिली थी। उसके पश्चात उन्होंने अपने सत्याग्रह संबंधी जो विचार हैं वो भारतीय जीवन में समय समय पर लागू करके दिखाया जनता को, और उसके माध्यम से उन्होंने सफलताएं भी अर्जित की। सबसे पहले चंपारण में, फिर खेड़ा में, और तत्पश्चात उन्होंने अहमदाबाद का जो मिल आंदोलन था उसमें सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां थी उन पर रोक लगवाने में वो संभव हो पाए। तो चलिए पढ़ते हैं उनके सत्याग्रह संबंधी विचारों को। गांधी जी के सत्य और अहिंसा, साधन और साध्य और साधन की श्रेष्ठता तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी, और अपने इन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने बुराइयों के प्रतिरोध का एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन है। गांधी जी के शब्दों में यदि हम देखें तो अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है? सत्याग्रह है। यानी खुद को दुखी कर कर विरोधी का हृदय परिवर्तन करवाना ही क्या है? सत्याग्रह है। यानी जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक हमें क्या है? सत्य के ऊपर डटे रहना है, चाहे उसके लिए हमें कितना ही दुख झेलना क्यों ना पड़े। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही जो है वो अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है, और वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला एक आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष है। यानी सत्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक आध्यात्मिक व नैतिक संघर्ष है। गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में भी अंतर स्पष्ट किया है। उनके अनुसार अनेक बार सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। यद्यपि ये दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्षों को दूर करने और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की एक दो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। कैसे? पहला है कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। अर्थात एक सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में। यानी सत्याग्रही जो है उसमें हिंसा का बल होता है, लेकिन अपनी नैतिक आस्था के कारण वो हिंसा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में निर्बलता के कारण अहिंसा को अपनाया जाता है। दूसरा अंतर है,
निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट को झेलता है। शत्रु के प्रति किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं होती। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का शस्त्र है। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और नैतिक आस्था की जरूरत होती है। निर्बल कभी भी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। अगला अंतर है, निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इनका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्याग्रह एक प्रेम मूलक धारणा है। वह विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण इसको जो है वो अपने निकटतम से निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। अगला अंतर है, निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और उसका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है। उसमें रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलनों में बहुत से महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम भी किए थे, जैसे खादी, ग्राम उद्योग, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता प्रसार जैसे कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अपनाया था। आगे है सत्याग्रही के गुण, यानी कौन व्यक्ति सत्याग्रही हो सकता है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए और ये उसके लिए आवश्यक हैं। सत्याग्रही सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन का अभ्यस्त हो, मन, वचन और कर्म से अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए छल कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं ले। अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने के बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने का साहस हो उसमें। गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक थी हिंद स्वराज्य, उसमें सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया था। ये थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं सत्याग्रही के लिए। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से अहिंसक हो, अनुशासित हो और जिसमें अपनी कमियों को स्वीकार करने की क्षमता हो, और ये कुछ सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये जो है महत्वपूर्ण गुणों को अपनाए, वो ही व्यक्ति क्या हो सकता है, सत्याग्रही हो सकता है। अब है सत्याग्रह के रूप। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का ये जो शस्त्र है विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रमुख है। पहला है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। और इस विचार को उन्होंने 1919-20 में ब्रिटिश शासन के विरोध में लागू करके भी दिखाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन का मार्ग भी अपनाया। दूसरा रूप है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी जी से पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प मानते थे। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है। यानी अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से क्या करना, सरकारी जो विरोधी दमनकारी कानून है उनकी अवज्ञा करना, उनका उल्लंघन करना। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप ग्रहण न कर ले, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए कि किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए। ये जो बात है कि किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए, ये सत्याग्रहियों के द्वारा निश्चित की जानी चाहिए।
नहीं सॉरी, सत्याग्रही जो महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता होते हैं उनके द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। 1931 में उन्होंने नमक आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने इस शस्त्र का प्रयोग करके दिखाया था व्यावहारिक स्तर पर। अगला है हिजरत या प्रवचन। सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व अन्य रूप है हिजरत, जिसका अर्थ है स्थायी निवास स्थान या का स्वैच्छिक परित्याग करना। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हों, तो अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं अपनाएं, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जाना चाहिए। 1918 में बारडोली और सन 1939 में बिट्ठलगढ़ और लिम्बड़ी की जनता को गांधी जी ने हिजरत का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है अनशन। सत्याग्रह का अन्य महत्वपूर्ण रूप अनशन है, जिसका आजकल बड़ा ही गलत प्रयोग किया जाने लगा है। गांधी जी इसे अत्यधिक उग्र शस्त्र समझते थे और उनका विचार था कि इसे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि या अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं वरन आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल के संबंध में गांधी जी का विचार समाजवादियों और साम्यवादियों से बिल्कुल अलग था। गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे और उनके अनुसार हड़ताल जो है वो आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य जो है वो स्वयं को कष्ट देते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए। तो ये कुछ उन्होंने सत्याग्रह के विभिन्न रूप बताए, जिन्हें उन्होंने समय समय पर लागू करके, व्यवहारिक स्तर पर लागू करके भी, सफलतापूर्वक लागू करके भी उन्होंने दिखाया है। अब है सत्याग्रह का मूल्यांकन। देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों के द्वारा गुणगान किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, तो कुछ इसके आलोचक भी हुए हैं जिन्होंने इसकी कटु आलोचना की है। उनका मानना है कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। कैसे? आलोचक कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है, जबकि अहिंसा का जो आशय है वो मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। सत्याग्रह के माध्यम से तो हम जो हमारा विरोधी है उसको कई बार मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचा देते हैं, तो इसलिए इसे मानसिक हिंसा कहा जाता है। इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। सफलतापूर्वक हम प्रत्येक परिस्थिति में इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि कई जो निरंकुश शासक हैं वो बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए होते हैं और उनके विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह होता है, और वो लोग अनेक बार अपने दमनात्मक शक्ति के माध्यम से सत्याग्रह को कुचल देते हैं। तो प्रत्येक परिस्थिति में इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। साथ ही ये कहकर भी आलोचना की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह का प्रयोग सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। अगली आलोचना की जाती है कि अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी और क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग हैं उनका मानना है कि गांधीवादी विचारों, सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता पाना संभव है।
नहीं है और इसके दुरुपयोग की भी आशंका निरंतर बनी रहती है। तो ये कुछ आलोचकों के द्वारा सत्याग्रह की आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह का जो विचार है वो एक गांधी जी के मंथन का मूल आधार है। उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्ति द्वारा किया जाता है ये इस पर निर्भर करता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर निश्चित रूप से सफलता हासिल होती है, किंतु इसका दुरुपयोग करने पर हमें ये अहिंसक रूप ले सकता है और ये एक स्वार्थ पूर्ति का साधन भी बन सकता है। गांधी जी ने पूर्णतः नैतिक साधनों के माध्यम से इसे व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक लागू करके भी दिखाया। तो ये थे गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचार।